गरीब के घर एसी। राधा और हरिओम दोनों पति पत्नी अपने दो बच्चों सोनू और पिंकी के साथ रहते थे। हरिओम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था और राधा गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत मशक्कत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते। चिलचिलाती गर्मी के मौसम ने अपनी दस्तक दे दी थी। इस बार भीषण गर्मी थी। सड़क मानो जलते हुए तवे समान तप रही थी। दिन हो या रात, गर्मी से हाल बेहाल था। जी ये लो ठंडा ठंडा नींबू पानी, आपको इस भयानक गर्मी में इससे थोड़ी राहत मिलेगी। क्या फायदा इस नींबू पानी का? मिट्टी के घड़े के पानी में और फ्रिज के पानी में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, हमारे लिए तो यही फ्रिज है। लाओ इधर। हरिओम मजदूरी के लिए काम पर चला जाता है। पिंकी और सोनू को घर में संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए राधा उन दोनों को अपने साथ काम पर ले जाती। उस बंगले में मालिक रोशनलाल, मालकिन मनोरमा और उनके दो छोटे बेटे आरव और नीरव रहा करते थे। पिंकी, सोनू, तुम दोनों यहाँ रसोई घर में चुपचाप बैठो, शैतानी मत करना वरना मालिक और मालकिन गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है माँ। पिंकी और सोनू रसोई के कोने में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें कहीं से ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पिंकी, वो देखो, लगता है ये ठंडी ठंडी हवा आरव और नीरव के कमरे से आ रही है। हाँ सोनू, लेकिन हम वहाँ जाए तो कैसे जाए? माँ यहाँ पर चौकीदार बनी बैठी हैं। हाँ, एक काम करते हैं, जब माँ रसोई का काम खत्म करके छत पर कपड़े धोने जाएगी तब हम उस कमरे के पास चले जाएंगे। हाँ सोनू, ये सही रहेगा। पिंकी और सोनू रसोई में माँ का काम खत्म होने की प्रतीक्षा करते हैं और उसके जाने के बाद वो दोनों आरव और नीरव के कमरे के बाहर खड़े होकर उनके कमरे से आ रही एसी की हवा का आनंद लेते। वाह पिंकी, ये तो गजब हो गया। इतनी ठंडी हवा तो मैंने कभी नहीं खाई। हाँ सोनू, सच में ऐसा लग रहा है कि मानो गर्मी के मौसम में सर्दी आ गई हो। तभी मनोरमा अपने दोनों बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ले आती है। चलो बच्चों, खेलना छोड़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो। ये रही तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू मम्मी। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक देखकर सोनू और पिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। पिंकी, इधर हमें ढंग का सत्तू शरबत भी नसीब नहीं होता और यहाँ पर ये नीरव और आरव एसी में बैठकर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे हैं। हाँ सोनू, हमारी तो किस्मत में ही नहीं है। सोनू और पिंकी दोनों रोजाना आरव और नीरव के कमरे के बाहर खड़े होकर एसी की हवा का आनंद उठाते हैं। एक दिन वो अपने माता पिता से कहते हैं, माँ, क्या हम भी अपने घर पर एसी लगवा सकते हैं? हाँ माँ, हमें भी घर में एसी की हवा का आनंद लेना है। हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार हमारी मांग पूरी कर दीजिए माँ पापा। ये क्या जिद लगा बैठे हो सोनू पिंकी? बच्चों, हम गरीब हैं, हमारे घर पर एक पंखा ही है, वही बहुत बड़ी बात है। एसी लाने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। लगता है बंगले में एसी की ठंडी हवा खाने के बाद से तभी ये इतनी जिद कर रहे हैं। सुन लो तुम दोनों, अगर तुम दोनों यूं ही जिद करते रहोगे ना तो मैं कल से तुम दोनों को बंगले पर नहीं ले जाऊंगी। वैसे भी मालिक मालकिन रोज मुझे ताने कसते हैं। सोनू और पिंकी कुछ नहीं बोलते और चुपचाप गर्दन झुकाकर एक कोने में बैठ जाते हैं। वो दोनों समझ चुके थे कि उनकी गरीबी के कारण उनके घर में एसी कभी नहीं आ पाएगा। एक दिन जब बंगले में कोई नहीं होता तभी सोनू और पिंकी मौके का फायदा उठाकर मनोरमा के कमरे में घुसते हैं। लगता है मालकिन एसी बंद करना भूल गई हैं। चल पिंकी, अब हम कुछ देर यहीं इसी कमरे में बैठते हैं। कितना सुकून मिल रहा है गर्मी में एसी की हवा खाने का। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और एसी में आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। इतने में अचानक से मनोरमा रोशनलाल अपने दोनों बच्चों के साथ बंगले में वापस लौटते हैं। तभी पिंकी और सोनू को अपने कमरे के बेड पर सोया देख मनोरमा गुस्से से तिलमिला उठती है और वो जोर से चिल्लाती है, उठो अभी के अभी मेरे बेड से। सोनू और पिंकी दोनों हड़बड़ाकर उठ खड़े होते हैं। राधा भी मनोरमा की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? ये देख नहीं रही तू? इन बच्चों ने अपने गंदे मैले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे इन बच्चों ने एसी देखा नहीं और सोने चले मेरे बेड पर, भिखारी कहीं के। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो दफा हो जाओ हमारे घर से। आरव और नीरव दोनों पिंकी और सोनू को बेड से धकेल देते हैं। सोनू, पिंकी,
तुम दोनों ठीक तो हो ना बच्चों? ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि जो भी आएगा और बेड में सो जाएगा। बड़े आए एसी में सोने वाले, तुम लोगों की तो औकात भी नहीं है एसी देखने की। चलो निकलो मेरे घर से अभी, इसी वक्त। मालिक मालिक मेरी बात तो सुनिए, बच्चे ये नादान है। मैं वादा करती हूँ आपसे कि इनकी आखिरी भूल होगी, इस बार माफ कर दीजिए। अरे तेरे ये दोनों बच्चे अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं, अब तुझको और तेरे बच्चों को तेरी औकात याद दिलानी होगी। मनोरमा राधा और उसके दोनों बच्चों को बंगले से धक्के मारकर निकाल देती है। अब राधा का काम छूट जाता है और घर का सारा भार हरिओम के कंधों पर आ जाता है। माँ, पापा, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से ये सब हुआ, आपका काम भी छूट गया। हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया माँ, हमें माफ कर दीजिए। नहीं बच्चों, तुम माफी मत मांगो, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें तो बस एसी की ठंडी हवा चाहिए थी। हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हें बड़े घर वाला सुख चैन नहीं दे सकते। इस भीषण गर्मी में राधा खिड़की पर गीला कपड़ा टांगती है जिससे घर में ठंडक बनी रहे, लेकिन उसके इस प्रयास के बाद भी एसी वाला सुख अपने बच्चों को नहीं दे पाती। फिर एक दिन जब वो गांव के बाजार से जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी लाउडस्पीकर में घोषणा करते हुए जा रहा था। सुनो 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 सभी गांव वालों, गांव में स्वादिष्ट खाना बनाने की प्रतियोगिता होने जा रही है। जी हाँ, 10 मिनट के अंदर जो व्यक्ति सबसे स्वादिष्ट और लज्जतदार व्यंजन बनाएगा उसे मिलेगा एक एसी और 20,000 रुपयों का इनाम। तो इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना। अरे वाह, क्यों ना मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूं? अगर जीती तो एसी और पूरे 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। राधा के हाथ से बने खाने में एक अलग सा जादू था और वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। वो उस प्रतियोगिता में 10 मिनट के भीतर स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती है, जिसे खाकर जज खुश हो जाते हैं और राधा प्रतियोगिता जीत जाती है। उसे इनाम में एसी और 20,000 रुपए मिलते हैं। माता रानी की कृपा से हमारे घर में एसी आ ही गया। माँ बस 1 मिनट, मैं अभी आरती की थाली लाती हूँ। पिंकी और सोनू आरती की थाली लाते हैं और एसी को तिलक लगाते हैं। इस तरह वो एसी का घर पर स्वागत करते हैं। ये मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर में एसी आया है। और मुझे भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम इस नए मेहमान को हमारे घर की दीवार पर कैसे लगाएंगे? हमें तो इसे चलाना भी नहीं आता। अरे हमारे पड़ोस में जो संतोष भाई है ना, वो शहर में एसी मैकेनिक है, मैं उन्हें बुलाता हूँ, वो हमारा एसी लगाने में मदद कर देंगे। मैकेनिक को बुला के एसी फिट करवा देता है और चारों एसी का खूब आनंद लेते हैं। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मीनू अपने पिता के साथ रहती थी। मीनू के पिता दीनदयाल एक गरीब मजदूर थे। दीनदयाल मजदूरी करके जो पैसे कमाता, मीनू उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी। मीनू को बचपन से नाचने, गाने और खाना बनाने का बहुत शौक था और एक दिन मीनू ने कुल्हड़ पिज्जा बनाकर सबका दिल जीत लिया। मीनू की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। जब मीनू 6 साल की थी, मीनू के पिता दीनदयाल ने ही उसे पाला और माँ का प्यार दिया। घर में माँ न होने के कारण मीनू ने बहुत छोटी सी उम्र में घर संभालना सीख लिया था। वो खाना बनाती और घर के सारे काम करती। मुझे माफ कर देना मीनू बेटी, मेरे होते हुए तुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। पिताजी, अगर आप घर का काम करेंगे तो 2 पैसे कमाने के लिए बाहर कब जाएंगे? आप दिन भर बाहर कड़ी मेहनत करते हैं, तब तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अच्छा लगता है। मुझे पता है बेटी, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, घर को संभाल कर रखने वाली। ये ले कुछ पैसे रख ले। दीनदयाल की कमाई बहुत कम थी, लेकिन वो जो कुछ भी कमाता सब मीनू को ला कर देता। मीनू उन पैसों में घर खर्च के लिए पैसा निकाल कर बाकी पैसों को अलग रख देती। मीनू बेटी, तू इन पैसों को चावल के डिब्बे में क्यों रख रही है? बाबा, ये पैसे हमारे काम आएंगे, इन पैसों से हम अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है मीनू बेटी, अब खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी लगाती हूँ बाबा। मीनू दीनदयाल के लिए एक प्लेट में फ्राइड राइस लेकर आई। ये क्या मीनू बेटी, आज तुमने रोटी नहीं बनाई? बाबा, ये फ्राइड राइस है, मैंने पहली बार बनाया है, आप खाकर बताओ कैसा बना है। दीनदयाल ने फ्राइड राइस खाया तो उसे बहुत पसंद आया। वाह, क्या फ्राइड राइस बनाया है तुमने, बहुत स्वादिष्ट है।
ये फ्राइड राइस बनाना तुमने कहाँ से सीखा? मेरी सहेली है ना निशु, उसने मुझे बताया कि उसकी माँ उसके लिए ऐसे ही फ्राइड राइस बनाती है। बाबा, उसने तो मुझे पिज्जा बनाना भी बताया है। मैं आपके लिए कल ही पिज्जा बनाऊंगी। ठीक है मीनू बेटी, अब तू भी खाना खा ले। मीनू भी खाना खाकर सो जाती है। दूसरे दिन मीनू ने चावल के डब्बे में बचाए हुए पैसों से कुछ पैसे निकाले और बाजार से पिज्जा बनाने का सामान लेकर आई। उस दिन उसने पिज्जा बनाकर दीनदयाल को खिलाया। वो पिज्जा बहुत ही टेस्टी था। मीनू बेटी, तूने ऐसा पिज्जा बनाया है जैसे किसी बड़े शेफ ने बनाया हो। तेरे हाथों में जादू है। सच बाबा? हाँ मीनू बेटी, तू भी तो खा के देख। मीनू भी अपना बनाया हुआ पिज्जा खाती है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मीनू आए दिन कुछ न कुछ बनाकर अपने पिता को खिलाती। इसी तरह उन दोनों के दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मीनू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब मजदूरी करते समय दीनदयाल सीढ़ियों से गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। दीनदयाल के दोस्त उसे अस्पताल ले गए और मीनू को इस बात की खबर दी। मीनू चावल के डब्बे से सारे पैसे लेकर भागी भागी अस्पताल पहुंची और दीनदयाल के पैरों का इलाज करवाया। उसके बाद दीनदयाल के दोस्तों ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। घर आने के बाद, मीनू बेटी, ऊपर वाले ने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की? इस हाल में मैं कुछ काम करने के लायक नहीं रहा। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप परेशान मत हो बाबा, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकल आएगा। चिंता तो अब मीनू को भी थी क्योंकि उसके बचाए हुए सारे पैसे दीनदयाल के इलाज में खर्च हो गए थे। लेकिन मीनू एक खुशहाल और जिंदा दिल लड़की थी। वो कठिन परिस्थितियों से हार मानने वाली नहीं थी। दूसरे दिन मीनू घर के बाहर बैठी थी, तभी उसकी सहेली निशु वहां आई। वो 2 कुल्हड़ में चाय लेकर आई थी। उसने एक कुल्हड़ मीनू को देते हुए कहा, ये ले मीनू, ये कुल्हड़ वाली स्पेशल चाय मेरी माँ ने बनाया है, सोचा तेरे लिए लेती चलो। मीनू ने कुल्हड़ वाली चाय पी। कुल्हड़ में चाय पीने का स्वाद ही अलग होता है। ये आम चाय की तरह नहीं होती। इसकी खुशबू मन को खुश कर देती है। इसीलिए तो ये कुल्हड़ वाली चाय मैं तेरे लिए लाई थी। मतलब तू क्या कहना चाहती है? कल जब मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई थी तो देखा एक आदमी कुल्हड़ में पिज्जा बेच रहा था और उसका पिज्जा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुल्हड़ में पिज्जा? हाँ, कुल्हड़ में पिज्जा। तू तो पिज्जा अच्छा बनाती है, तू क्यों नहीं करती ऐसा कुछ? लेकिन अब तो मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मैं कुल्हड़ और पिज्जा बनाने का सामान कैसे खरीदूंगी? मैं अपनी माँ से कह के तुझे कुछ पैसे दिला दूंगी। जब तेरा काम चल जाए तो पैसे लौटा देना। क्या आंटी जी पैसे देने के लिए मान जाएंगी? हाँ, मैंने तो माँ से बात भी कर ली है। तो रुक, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। निशु अपने घर गई और अपनी माँ से पैसे मांग कर लाती है और मीनू को दे देती है। इन पैसों से तू कुल्हड़ पिज्जा का काम शुरू कर दे, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मीनू ने वो पैसे ले लिए और घर आकर दीनदयाल को सारी बात बताई। मीनू बेटी, ऐसे किसी से पैसे लेना अच्छी बात नहीं है। तू अभी निशु के घर जाकर इन पैसों को वापस कर दे। लेकिन बाबा, इसमें गलत क्या है? जब हमारा काम चल जाएगा तो मैं ये पैसे निशु को वापस कर दूंगी। ठीक है मीनू बेटी, लेकिन मुझे तेरा ये काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुझे मेरी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। बाबा, आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना, और हो सकता है हमारा ये काम अच्छा चल जाए और ज्यादा आमदनी होने लगे, फिर तो आपको मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन मीनू ने बाजार जाकर कुल्हड़ और पिज्जा बनाने का सामान खरीदा और घर आकर कुल्हड़ में पिज्जा बनाया। फिर उसने घर में रखी एक टेबल को बाहर निकाला और उस पर कुल्हड़ वाला पिज्जा रखकर आवाजें लगाने लगी। आइए आइए, कुल्हड़ वाला पिज्जा खाइए, आइए आइए, कुल्हड़ वाला पिज्जा खाइए। लेकिन आवाजें लगाने के बाद भी कोई उसका कुल्हड़ वाला पिज्जा खाने के लिए नहीं आया। इतने में निशु वहां आती है। क्या यार निशु, मैंने इतनी मेहनत से कुल्हड़ वाला पिज्जा बनाया लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं आया। लगता है मेरा कुल्हड़ वाला पिज्जा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएगा? तू अपने पिज्जा को अलग तरह से बेच। अलग तरह से कैसे? देख, तुझे तो नाचने गाने का भी शौक है, तो तू आवाज लगा, आइए आइए, कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। और जब कोई ग्राहक तेरा कुल्हड़ पिज्जा खरीदने आए तो उसे डांस करते हुए पिज्जा देना। फिर देखना, लोग तेरा डांस देखने भी आएंगे और पिज्जा खाने भी आएंगे। अरे वाह निशु, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब मीनू ने ऐसा ही किया और आवाजें लगाने लगी। आइए आइए, कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए,
आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। मीनू की आवाज सुनकर राहगीर चौंक गए। अरे भाई, ये कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा कैसा होता है? पता नहीं भाई, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। चलो चलकर खाते हैं, हम भी देखें ये कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा क्या है। सभी लोग मीनू के स्टॉल के पास आए और बोले, अरे जरा हमें देना कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा। अभी लीजिए बाबूजी। मीनू डांस करते हुए सबके हाथों में कुल्हड़ वाला पिज्जा देने लगी। सभी ग्राहकों को मीनू का ये अंदाज बहुत पसंद आया। लोग उसका डांस देखने और कुल्हड़ वाला पिज्जा खाने के लिए आने लगे। थोड़ी ही देर में मीनू के स्टॉल के पास भीड़ लग गई और उसके सारे पिज्जा बिक गए। पहले दिन मीनू की अच्छी कमाई हुई। दूसरे दिन उसने फिर से कुल्हड़ वाला पिज्जा बनाया और आवाजें लगाने लगी, आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए, आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। ऐसे ही समय बीतता गया और मीनू अमीर होती गई और मीनू के पिताजी भी ठीक हो गए। फिर उनकी खूब बिक्री होने लगी। तो गाइस, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।